ही गर्ल। तो स्टूडेंट्स आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से आज के न्यू लेक्चर में। हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस, राइट। जो स्टूडेंट्स नए हैं उनको मैं बता देती हूँ, पुराने स्टूडेंट्स प्लीज सुन लीजिए, ठीक है। तो देखो, न्यूमेरिकल एनालिसिस NA का पेपर हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि MSc फाइनल ईयर में कंपलसरी पेपर नहीं होता है, चूज करना होता है कुछ पेपर्स में से। तो वहां पर कुछ पेपर्स जब चूज करते हो तो कई बच्चे चूज करते हैं NA न्यूमेरिकल एनालिसिस, जैसे कि आप लोगों ने चूज किया हुआ है, ठीक है। MSc फाइनल ईयर का कंपलसरी पेपर नहीं होता है, जो कंपलसरी पेपर है वो तो हम पहले ही पढ़ लिए हैं। MSc फाइनल में यदि हम राजस्थान यूनिवर्सिटी की या फिर राज ऋषि भर्तृ मत्स्य यूनिवर्सिटी, जो कि आपके अलवर में है अभी, ठीक है, इसकी बात करें, या फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में है उसकी बात करें, तो आपके पास MSc फाइनल में जो कंपलसरी पेपर है वो है फंक्शनल एनालिसिस, एक तो फंक्शनल एनालिसिस, ठीक है। और जो सेकंड पेपर है वो है विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स। सेकंड पेपर विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स, ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। यदि कोई बच्चे ने नहीं लिए हैं लेक्चर, कोई भी स्टूडेंट्स अनभिज्ञ है इनसे कि ये लेक्चर है नहीं है यूट्यूब पर, तो आपको मैं बता दूं स्टूडेंट्स, ये लेक्चर है, आपको इस बात से अवगत कराया जाता है, ये लेक्चर्स हैं हमारे चैनल पे। आप लोग प्लीज एक बार जाइए और चेक कीजिए, दोनों पेपर हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। अब हम लोग पढ़ रहे हैं NA न्यूमेरिकल एनालिसिस का पेपर। तो इसमें देखो, सबसे पहले हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं बाय न्यूमेरिकली। न्यूमेरिकली हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। यानी कि NA में न्यूमेरिकल एनालिसिस में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। ऑर्डिनरी वैसे तो पढ़ चुके हैं, BSc में पढ़ के आए हैं, BSc सेकेंड ईयर में पूरा का पूरा बुक है इसके ऊपर, है ना, OD PD, ठीक है। तो हम लोग पढ़ के आए हैं, लेकिन न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करते हैं इनको, वो हम अब पढ़ रहे हैं MSc में, ठीक है। तो देखो, इसमें हम काफी सारे मेथड पढ़े हैं। फर्स्ट पढ़ा था टेलर सीरीज मेथड, देन पिकार्ड मेथड, ठीक है। थर्ड हम लोगों ने पढ़ा रुंगे-गुट्टा मेथड, उसमें हमारे पास 3 ऑर्डर थे, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा मिलने मेथड, उसके बाद पढ़ा अदम्स माउंटेन मेथड, देन अदम्स बेस्फोर्ड मेथड। तो काफी सारे मेथड हम लोग पढ़े हैं ODE को सॉल्व करने के। यदि आप लोग सारे लेक्चर लेते हुए आ रहे हो तो आप लोग अभी तक 20 नंबर फिक्स कर चुके हो। मैं फिर बोलूंगी, 20 नंबर आपके पक्के हैं। इसमें से एक क्वेश्चन मिलेगा 20 नंबर का, वो पक्के हैं अभी तक। जब वो पक्के हैं तो फिर आज का लेक्चर क्यों पढ़ रहे हैं वो चीज मैं आपको रुक के बताऊंगी। ये हम आज का लेक्चर इसलिए पढ़ रहे हैं, बता देते हैं। जब 20 नंबर पक्के हैं फिर भी क्यों पढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए पढ़ रहे हैं, हो सकता है आपकी किस्मत खराब हो, ठीक है। जो आज तक होता आया है, जो क्वेश्चन आते थे वो ना आए, तो इसलिए हम लोग आज का लेक्चर पढ़ रहे हैं, ठीक है। आज का लेक्चर लेने के बाद आपकी किस्मत कितनी भी खराब हो, आप लोग कहीं नहीं जाने दोगे, इनको कहीं नहीं जाने दोगे, आपके फिक्स है नंबर, ठीक है। तो हम इन दो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग अभी चल रहे हैं। यदि आप किसी और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो प्लीज वीडियो को पॉज करिए और एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए आपकी यूनिवर्सिटी जो भी है उसका नाम लिख दीजिए आप, हम लोग उसका सिलेबस देखेंगे और उसका भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इस ब्रैकेट में आपकी ही यूनिवर्सिटी आनी है, प्लीज बताइए कमेंट बॉक्स में, अभी बताइए, ठीक है। लास्ट में भूल जाएंगे वीडियो के लास्ट तक। तो हम बात कर रहे थे स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इतने सारे हम लोग मेथड पढ़ चुके हैं, तो ठीक है, ये सब चीज हो चुकी है। आप लोग एक बार जाकर देख लीजिए चैनल पे, ठीक है, प्लेलिस्ट का एक बार देख लीजिए सेक्शन, वहां पर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा हुआ है। देखो, हम लोग, मैं आपको सीधी सी बात बताती हूँ, हम लोगों ने MSc का ही क्यों स्टार्ट करा है पढ़ना, हम लोग BSc का भी पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इस चैनल पर आपको कॉलेज से रिलेटेड सारी वीडियोस मिलेंगी, MSc BSc BTech MTech, ठीक है। यहाँ जहाँ भी मैथ काम कर रही है कॉलेज में आप लोगों को सारी मिलेंगी वीडियोस। फर्स्ट टाइम, सबसे पहले हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल MSc का ही क्यों स्टार्ट करा है, तो स्टूडेंट्स मैंने देखा है ये स्टूडेंट्स फिर भी टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, ये लोग कर लेते हैं, बट MSc या BSc के स्टूडेंट्स
कॉलेज जाते हैं, वहां पढ़ते हैं, ठीक है, टेक्निकली कोई भी चीजें नहीं आती है, और 5 पेपर है इसमें, ठीक है, एमएससी में 5 पेपर है। एक पेपर का अगर कॉलेज में क्लास नहीं हो रही है, बच्चा बाहर से पढ़ता है, कोचिंग वगैरह लेता है कहीं से भी, तो एक पेपर का ही कम से कम बता रही हूँ 5,000 रुपये लेते हैं। 5 पेपर है, टोटल 5 पेपर है, तो 25,000 तो वैसे ही खर्च हो जाते हैं बच्चे के। तो भैया गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद भी 25,000 हम कोचिंग में दे रहे हैं, तो हमारे लिए सच में ही बहुत खराब है। क्या फायदा गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने से, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने देखा है क्लासेस बहुत कम होती है ना। प्राइवेट कॉलेज में फिर भी होती है, गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं होती है, देना पड़ता है मार्केट में पैसा, टीचर को बाहर कोचिंग में देना पड़ता है, तो उसी से बचने के लिए एक पेपर 5,000 का होता है, इसीलिए हम लोगों ने सबसे पहले एमएससी की क्लास स्टार्ट करी है। बीएससी में आप लोगों को इतना नहीं देना पड़ता है, 1,500 रुपये देना पड़ता है एक पेपर के लिए, है ना। 1,500 और देखो 5,000 में बहुत डिफरेंस है। तो 3 पेपर होते हैं बीएससी में, तो आप लोग आराम से 4500 रुपये में पूरा कर लेते हो, लेकिन यहाँ देखो एक पेपर में ही 5,000 देना पड़ जाता है, और 4500 में आप बीएससी का पूरा कर लेते हो एक ईयर का, और यहाँ आपको 25,000 देने पड़ते हैं, इसीलिए हम लोगों ने पहले एमएससी का स्टार्ट किया है। एमएससी का होने के बाद हम लोग बीएससी पर भी आएंगे, लेकिन यदि आप लोग चाहते हो कि अभी आए तो कमेंट बॉक्स में बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, एमएससी के साथ साथ बीएससी का भी पढ़ लेंगे, लेकिन ये तो पता लगे कोई पढ़ना भी चाहता है। क्लियर? अब एक बार कमेंट जरूर करिए स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। हम लोग सारे मेथड पढ़े हैं। हम लोगों ने अभी सीखा था कि फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन कोई भी दी है, इसे हम लोग जो मैंने मेथड्स के नाम बताए, ठीक है, उससे कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग पढ़ लिए। इसके बाद हम लोग पढ़े थे यदि एक इक्वेशन दी थी, तो यदि दो इक्वेशन दे दे तो dx by dt is equals to function of t comma by dy upon dt is equals to z t comma y। साइमल्टेनियस इक्वेशंस दे दे, यानी कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे दे, समझ रहे हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन दे दे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे दे, इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं ये भी हम लोग सीख लिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एक बार जाके चेक कर लीजिए। इसके बाद आज हम लोग सीख रहे हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर की है ना, आज हम लोग सीखेंगे सेकंड ऑर्डर की, ठीक है। हायर ऑर्डर्स की इक्वेशंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, हायर ऑर्डर्स की इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। क्लियर? इसके बाद हम लोग सीखेंगे स्टूडेंट्स, यदि आपने ये सीखा, ये सीखा, ये आज सीख लोगे, इसके बाद हम लोग सीखेंगे, आपको एक तो ये वाली इक्वेशन दे दे और एक ये दे दे, इनसे एक क्वेश्चन बना दे, एक बार क्वेश्चन में ये और ये दोनों क्वेश्चन दे दो, फिर क्या दे y का वैल्यू निकालो, ठीक है। उसके लिए यहाँ पर वेरिएबल चेंज कर देंगे, हाँ यहाँ पर जेड ले लेंगे या कुछ भी, तो इस टाइप की भी हम लोग सीखने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिए। ये हम लोग सीख चुके हैं, आज ये सीखते हैं। देखो इसी टाइप का क्वेश्चन है, सेकंड ऑर्डर का ही लिया है, सेकंड ऑर्डर तक ही पूछा जाता है एग्जाम में, इससे ज्यादा का नहीं पूछा जाता है। वैसे तो ये भी आज तक नहीं पूछा गया, बट बाई चांस पूछ लिया जाए तो देख लेते हैं क्या है। y 0.2 का वैल्यू पूछ रहा है, जहां पर y एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, चलिए बताइए। y डबल डैश मतलब d2y अपॉन dt स्क्वायर माइनस 3y डैश 3 dy अपॉन dt प्लस 2y इज इक्वल टू दिया है t प्लस e की पावर 3t, ठीक है। क्या है कंडीशन कि y 0 4.3 है, y डैश 0 5.8 है, मतलब यहाँ पर आप लोगों को टी नोट क्या है, ये सब कुछ गिवन है ना, जो आप लोगों को गिवन है वो हम लिख रहे हैं अभी। यहाँ पर टी नोट कितना दे दिया 0, y नोट कितना दिया है, मतलब y का वैल्यू टी नोट पे, ये तो बहुत छोटी चीज होगी बताना कि y नोट क्या शो करता है, y1 क्या शो करता है, ये तो इतने दिन हो गए स्टूडेंट्स पढ़ते हुए। y नोट क्या है 4.3, और ये क्या है y डैश 0, मतलब dy अपॉन dt का वैल्यू, dy अपॉन dt का वैल्यू दिया है कितने पर, t नोट पर, कितना 5.8,
क्लियर। और अब कह रहा है इस इक्वेशन को सॉल्व करो और y 0.2 निकालो सेकंड ऑर्डर रुंगे-कुट्टा मेथड से। सेकंड ऑर्डर रुंगे-कुट्टा मेथड हम पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े हैं। यहाँ कैसे यूज करेंगे इसको, ये आज हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ हम लोग इस टाइप की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं dy अपॉन dt को z, dy अपॉन dt को मैंने z मान लिया, तो मुझे बताओ इक्वेशन क्या हो जाएगी। सो इक्वेशन आपके पास देखो ये क्या हो जाएगा, dz बाय dt। जब dy अपॉन dt z है, इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, लीजिए d2y अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू dz अपॉन dt। ये क्या हो जाएगा, dz बाय dt, ठीक है, -3z प्लस ट्वाइस ऑफ y इज इक्वल टू क्या है, t प्लस e की पावर 3t। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी चीजें हैं और कुछ भी नहीं लिखा। चलो यहां से बताओ dz बाय dt क्या आ जाएगा, dz बाय dt इज इक्वल टू, इस सारे टर्म को इधर भेज दो, तो ये क्या आ जाएगा, t प्लस e की पावर 3t, इसको उधर भेजा, प्लस 3z माइनस 2y। ध्यान से देखना, ये जो आपकी गिवन इक्वेशन थी ना, ये रिड्यूस हो गई सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन में। एक इक्वेशन तो ये रही, डिब्बे में बंद कर लेते हैं, एक इक्वेशन ये रही, ये इक्वेशन रिड्यूस हो गई सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन में। दो इक्वेशन आ गई साइमल्टेनियस, आप लोग सॉल्व करना आता है, सीखे हैं हम पहले, क्या दिक्कत है। आप लोगों ने पहले सीखा होगा z की जगह x लेके, है ना, जो हमने सीखा था सेकंड ऑर्डर, ध्यान से सुनिएगा, सेकंड ऑर्डर रुंगे-कुट्टा मेथड फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशंस। हम लोगों ने जो सीखा था वहां पर z की जगह बस x था और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो ये तो वही हो गया। अब ये तो हम लोग पहले सीखे थे, सेकंड ऑर्डर रुंगे-कुट्टा मेथड फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशंस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां आपको ये लाइन दिखेगी, उसके नीचे इसका लिंक मिलेगा लेक्चर का, आप लोग प्लीज लीजिए स्टूडेंट्स, वहां हम लोग इसको मेथड को अच्छे से सीखे हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन के लिए रुंगे-कुट्टा मेथड कैसे यूज करते हैं, सेकंड ऑर्डर का, फोर्थ ऑर्डर का भी सीखा है वहां पर, उसी के नीचे जस्ट लेक्चर मिलेगा। आप लोग प्लीज लीजिए स्टूडेंट्स, चीजें समझ आ जाएंगी, कहीं नंबर नहीं कटेंगे, गारंटी है। तो चलो साइमल्टेनियस इक्वेशन आ गई, तो इनके साथ भैया कंडीशन भी तो आएंगी, बिल्कुल आएंगी कंडीशन। ये तो सेम ही रहना है, टी नॉट वाई नॉट, यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, dy बाई dt को मैंने अभी अभी z बता दिया, तो कंडीशन आ जाएंगी इसके साथ। चलो लिख लेते हैं, विद, ये इक्वेशन इसके नीचे लिख लीजिएगा आप लोग चाहे, ठीक है, मैं यहाँ लिख लेती हूँ, एंड dy अपॉन dt इज इक्वल टू z। साइमल्टेनियस इक्वेशन है ये, विद कंडीशन, कंडीशन हमें दी है t नॉट इज इक्वल टू 0, y नॉट इज इक्वल टू 4.3, z नॉट इज इक्वल टू 5.8। ये तो हम लोग बहुत पहले ही सीखे हैं, इन्हें सॉल्व करना तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस है। क्या होता है फॉर्मूला, लिखिएगा, सेकंड ऑर्डर रुंगे-कुट्टा मेथड फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशंस गिवन बाय, क्या होता है, y नॉट हमारे दिया हुआ है ना, y1 निकालना है हमें। अच्छा मैं आप लोगों को एक h का बता देती हूँ, देखो 0 से हमने 0.2 तक पहुंचना है ना, h बराबर 0.2 ले लो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि चाहते हो h बराबर 0.1 लेना तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस अभी मैं बता रही हूँ वो सिंगल स्टेप में आंसर आ जाएगा, सीधे 0.2 रखूंगी, ठीक है, क्योंकि देखो ना y नॉट 4.3 है, तो y1 कैसे निकलेगा, y नॉट प्लस h, तो सॉरी y1 तो मुझे निकालना है, मैं क्या कह रही हूँ, t नॉट है 0, t1 कैसे निकलेगा, t नॉट प्लस h, 0 में ये जोड़ा तो 0.2 आ जाएगा, और इसी पे वैल्यू पूछ लिया है। क्लियर, आप लोग चाहो 0.1 ले सकते हो, इससे बिल्कुल ज्यादा एक्यूरेट आंसर आएगा, ठीक है। मैं इसलिए लेके नहीं चली क्योंकि ये सब चीज पुरानी है, हम लोग सीख चुके हैं ना। जैसे मैं अभी y 0.2 निकालूंगी, उसी तरह से आप
उसी फॉर्मूले से बिल्कुल जहां मैं टी की जगह 0.2 रखूंगी, आप पहले 0.1 के लिए निकाल लेंगे। ठीक है, आपके पास y 0.1 आ जाएगा, y 0.1 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद y 0.2 निकाल लीजिएगा। कैसे? जैसे अभी आप y नॉट 4.3 लेकर क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करोगे, ठीक है, y1 निकालोगे यानी y 0.1 निकालोगे, उसी तरह से y 0.1 को y नॉट मान लेना और फिर जो y 0.2 निकालोगे उसे y1 कह देना। फिर निकल जाएगा आपको, यहाँ 2 स्टेप में आंसर आएगा, यहाँ सिंगल में निकाल रहे हो। अब ये सब चीज पुरानी है, ये हम लोग सीखे हैं पहले, अब इसे नहीं डिस्कस करेंगे, है ना। ठीक है, चलो रफ कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर h बराबर 0.2 ही लेके चल रहे हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, यदि एग्जाम में टाइम नहीं है, क्वेश्चन छोड़ने से अच्छा है जो भी पूछ रहा है ना h का वैल्यू उस हिसाब से लो कि सिंगल स्टेप में आंसर हो जाए। कहते हैं यहाँ सिंगल स्टेप में हमारा आंसर हो जाएगा, 0 में 0.2 ऐड करा तो 0.2 सिंगल स्टेप में आंसर आ गया। ठीक है, यदि यहाँ पर टी नॉट बराबर 1 देता और t1 बराबर 0.2 पे वैल्यू पूछता तो मैं कैसे करती, सॉरी 0.1 देता, ठीक है, और t1 पे y1 पूछता तो मैं क्या करती, h बराबर सीधा सा t1 में से t नॉट को हटाती तो क्या आ जाता 0.1 ही, इसे ही h ले लेती। क्यों? क्योंकि मुझे सिंगल स्टेप में आंसर करना है, टाइम नहीं है, सिंगल स्टेप में आंसर करो, क्वेश्चन छोड़ना मत। क्लियर? ये चीज मैंने इसलिए बताई, आप ऐसा ना सोचो कि जिस पे वैल्यू पूछी है ना उसी को h ले लिया, ऐसा नहीं सोचना है, 0 में ये ऐड करा तो वही आ जाएगा, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है यही ले लिया। ठीक है, यदि t नॉट 0 नहीं होता 0.1 होता और फिर 0.2 पे वैल्यू पूछता तो देखो h चेंज हो गया। अब तो मैंने यही नहीं लिया क्योंकि भैया t नॉट में ऐड कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर भैया 2 इक्वेशन आ गई, सीधा सा है, y1 हमसे पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में, मतलब y 0.2 पूछना चाह रहा है। कैसे निकालते हैं, हाफ k1 प्लस k2 से। देखो साइमल्टेनियस इक्वेशन के लिए आपने पढ़ा होगा, 2 बार हम लोग फॉर्मूलाज लिखते हैं ना, एक बार y के लिए लिखेंगे, इसी तरह से एक बार z के लिए लिखेंगे कि z1 बराबर z, इधर y नॉट भी ऐड होगा, है ना। क्या था फॉर्मूला, y1 इज इक्वल टू हाफ k1 प्लस k2 प्लस y नॉट, सॉरी मैं y नॉट ऐड करना भूल गई, यहाँ कर देती हूँ। ठीक है, इसी तरह से z1 इज इक्वल टू क्या होता है, z नॉट प्लस हाफ, यहाँ हमने k1 k2 ले ली नोटेशन के लिए, यहाँ l1 प्लस l2। ठीक है, l1 l2 की वैल्यू k1 k2 की वैल्यू निकाल के यहाँ निकाल देते हैं। तो देखो क्वेश्चन में बस y 0.2 पूछा है, हमें जरूरत नहीं है z वाले की। ठीक है, तो मैं z का वैल्यू नहीं निकालूंगी यहाँ पर। तो देखो इसके लिए यहाँ पर k1 निकालते हैं, सबसे पहले क्या होता है h। अब देखो हम फंक्शन मान लेते हैं, पहले हम लोगों ने क्या चाहिए y का वैल्यू। ठीक है, तो मैं इसे मान लेती हूँ फंक्शन एफ टी वाई जेड और इसे मैं कह देती हूँ g। ठीक है, यही लिख देती हूँ, आप लोग देख लीजिए, इसे मैंने मान लिया कोई g फंक्शन, ऐसे ही मानते थे, किसका है, टी वाई जेड का। चलिए, एच एफ टी नॉट वाई नॉट जेड नॉट, ठीक है, यही होता है अपना केवल, बिल्कुल एच क्वेश्चन में दिया नहीं था, हम लोगों ने मान लिया 0.2। इसका वैल्यू बताओ, टी वाई जेड के लिए पता है जेड, लास्ट वाला आ जाता है। अच्छा जी, ठीक है, मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई जेड नॉट, जेड नॉट का वैल्यू पता है, पता है, पता है, कहाँ गई, ये रहा 5.8, 0.2 को 5.8 से मल्टीप्लाई करो, आपने मेहनत नहीं करनी, कैलकुलेटर अलाउ है, न्यूमेरिकल एनालिसिस का पेपर है, उसकी हेड से k1 निकाल लो, आ जाएगा। उसके बाद हम लोग निकालेंगे k2। ठीक है, चलो k2 कैसे निकालेंगे, क्या होता है h फॉर्मूला f, ये हम लोग नहीं निकालने वाले हैं, है ना, स्टार बना लो एक बार, नहीं निकालने वाले हैं तो स्टार क्यों बनाया है, अभी बता देंगे। टी नॉट
प्लस एच वाई नॉट प्लस वाई के लिए आप लोग के यूज कर रहे हो ना, तो प्लस के वन। जेड के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, एल, जेड नॉट प्लस एल वन। ये फॉर्मूला बनाने का याद करने का तरीका है। यहाँ पर जो भी है टी नॉट में एच ऐड करो, एच ही काम करता है टी में, है ना, टी में एच काम करता है। वाई के लिए हम लोग के काम में ले रहे हैं कांस्टेंट, जेड के लिए हम लोग एल कांस्टेंट काम में ले रहे हैं। तो एच का वैल्यू 0.2 क्या होता है, लास्ट वाला आ जाता है शायद, बिल्कुल सही है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, जेड नॉट प्लस एल वन। जेड नॉट का वैल्यू दे दिया था 5.8, एल वन का वैल्यू नहीं दिया था, कोई दिक्कत नहीं, नहीं दिया था तो अभी निकाल देते हैं। ठीक है, एल वन कैसे निकालेंगे, एल वन, अरे के की जगह बस एल ले लिया, क्या होगा एच, एफ ले लू, एफ हम किसके लिए ले रहे हैं, एफ हम ले रहे हैं वाई के लिए, है ना। तो जेड के लिए जिस तरह से आप एल वन ले रहे हो उसी तरह से जेड के लिए फंक्शन जी ले रहे हो। क्लियर, पुरानी चीज है, जी टी नॉट वाई नॉट जेड नॉट। चलिए 0.2 क्या होता है, जी फंक्शन बड़ा लंबा चौड़ा है, ध्यान से देखिएगा। पहले जो लिखा है वो आ जाता है टी प्लस ई की पावर 3t, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी नॉट प्लस ई की पावर 3t नॉट प्लस 3z, अच्छा लास्ट वाला, ठीक है जी, 3z नॉट। अरे कुछ भी नहीं है, टी वाई जेड के लिए टी नॉट वाई नॉट जेड नॉट सोच लो, तो यहाँ क्या आ जाएगा -2y नॉट। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से सोचते हैं। टी नॉट का वैल्यू आपके पास, अच्छा ये तो बहुत बढ़िया हुआ, जीरो वैल्यू है, ई का पावर 0 हो जाएगा, और ई का पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा। कैलकुलेशन बच गई हमारी, कैलकुलेटर में एक्सपोनेंशियल टर्म का कुछ लेना देना नहीं पड़ रहा है अभी। तो 0 प्लस ई का पावर 0 1 प्लस 3, जेड नॉट का वैल्यू हैगा 5.8 -2, वाई नॉट का वैल्यू 4.3। आप काहे को दुखी हो रहे हो, क्वेश्चन में वैल्यू निकालने के लिए कैलकुलेटर अलाउ है ना, फिर काय को दुखी होना है, कैलकुलेट करो पूरे टर्म को, 0 प्लस 1 तो एक ही हो जाना है, ये टर्म कैलकुलेट करो और यहाँ L1 निकालो। L1 का वैल्यू आने के बाद यहाँ पर यूज कर लो, K2 की भी प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, चलो L1 में बता देती हूँ, कैलकुलेट करके तकरीबन 1.96 आ जाएगा। ठीक है, 1.96 यहाँ हम लोगों ने यूज करा, L1 की वैल्यू रखी। अब इसे कैलकुलेट करो तो K2 आ जाएगा आप लोगों के पास 1.552, 1.552। K1 बहुत लंबा कैलकुलेशन है ये तो, 0.2 को 5.8 से मल्टीप्लाई करना है, शायद मल्टीप्लाई करने पर 1.86 आ जाएगा। अगर कोई भी कैलकुलेशन गलत है तो स्टूडेंट्स मेरी गलती नहीं है, कैलकुलेटर ने बताया है। ठीक है, तो आप लोग एक बार देख लेना, कैलकुलेटर पे विश्वास नहीं है तो एक बार मल्टीप्लाई करके देख लो, है ना, सब चीज सॉल्व करके देखो आप मैन्युअली। सबकी वैल्यूज आ गई, फिर काय का वेट कर रहे हैं, फिर काय का वेट कर रहे हैं भैया, y1 बाय 0.2 निकालो ना जल्दी से, यही करना है ना, बस यही करना है। मेन चीज आज हमारी सीखने की ये थी, इक्वेशन इतनी लंबी चौड़ी दे दे सेकंड ऑर्डर की तो कैसे रिड्यूस करना है, बस ये सीखना था, है ना। लास्ट में मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देने वाली हूँ, उसमें एक नई चीज ही बताने वाली हूँ, तो आप लोग स्किप मत करो वीडियोस को, अभी एक बार देख लो। नोट हुआ सब कुछ, जल्दी से पॉज करा और नोट भी कर लिया उम्मीद है। चलो y 0.2 निकाल देते हैं, मैं इसे रफ कर रही हूँ स्टूडेंट्स। चलिए y 0.2 क्या था, y नोट का वैल्यू 4.3 प्लस हाफ K1 प्लस K2, K1 और K2। जब हम यहाँ पर, मेरे एक बात समझ नहीं आई, जेड नहीं निकाल रहे,
जब जेड नहीं निकाल रहे हम लोग तो फिर यहाँ पर L1 क्यों निकाला? जेड में तो L1 चाहिए था ना, क्यों निकाला स्टूडेंट्स? इसलिए निकाला क्योंकि K2 के लिए L1 की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए निकाला। ठीक है, चलो बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है, आप लोग कर दीजिए, आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यही आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर है। चलो कैलकुलेशन करिए, उससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि एक और क्वेश्चन की इस टाइप का और आ सकता है। ठीक है, तो देखो कैलकुलेशन करने की कोशिश करो और देखो यही आंसर आ रहा है क्या, 5.656। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताती हूँ जो आप लोगों ने करना है। एक बार इसे कर लीजिए कंप्लीट, फिर ब्लैक बोर्ड बिल्कुल क्लीन कर देना है, रफ करके फिर बताते हैं। तो देखिए आप लोगों को क्वेश्चन दिया है कि ऑब्टेन द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन एट t बराबर 0.05 ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी, d2y अपॉन dt स्क्वायर प्लस 2dy अपॉन dt प्लस y इज इक्वल टू 0 विद y बराबर भैया 0 है और dy अपॉन dt बराबर 1 है, कब? जब t का वैल्यू 0 है। अच्छा, ऑब्टेन द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन निकाल दो और एक और कह दी इसमें कि एनालिटिक सॉल्यूशन से कंपेयर करा दो। कैसे करें, क्या करें? यहाँ तो हमें मेथड का नाम भी नहीं दिया, किससे करें? फिर ये तो बहुत भारी प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम कई चीज, किस बात की प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? कायदा प्रॉब्लम, जब कुछ भी नहीं दिया तो अपने मन से लगाओ कोई भी मेथड। तो देखो सारे मेथड आप लोग पढ़े हैं, अभी आप लोगों ने रूंगे गुट्टा मेथड पढ़ लिया सेकंड ऑर्डर का। ठीक है, टेलर सीरीज और पिकार्ड मेथड तो बहुत इजी है, आप लोग पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो वो भी कोई फायदा नहीं है। तो देखो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, फोर्थ ऑर्डर से और पूछा जाता है क्वेश्चन, सेकंड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर से पूछ ले जाते हैं क्वेश्चन ज्यादातर, तो फोर्थ ऑर्डर से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। फोर्थ ऑर्डर रूंगे गुट्टा मेथड से सॉल्व करना सीखना चाहते हैं सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को। अच्छा जी, सबसे पहले तो लिख लेते हैं अपनी इक्वेशन क्या है। इक्वेशन तो यही लिखी हुई है, क्या लिखे फालतू में। कैसे करते हैं, अगर ऐसा दिया हो तो सिंगल वाले डेरिवेटिव को मान लेते हैं z, तो dy अपॉन dt इज इक्वल टू, मैंने मान लिया z। अच्छा जी, आपने इसको z मान लिया तो रिड्यूस हो जाएगी, कैसे? d2 बाय dt स्क्वायर क्या हो जाएगा, dz बाय dt, है ना? तो ये क्या आ जाएगा, dz बाय dt प्लस ट्वाइस ऑफ z प्लस y इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ से dz बाय dt का वैल्यू निकालना चाहती हूँ, तो वो आ जाएगा माइनस ऑफ y माइनस ऑफ 2z, dy अपॉन dt इज इक्वल टू z। इसको मैं कह रही हूँ फंक्शन ऑफ t कॉमा y कॉमा z। ठीक है, dz अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस y माइनस 2z। इसे मैं कह रही हूँ फंक्शन ऑफ, सॉरी हाँ फंक्शन कोई भी मैंने g मान लिया, t y और z का, विद कंडीशन क्या दिया हमें, y नॉट, मतलब y का वैल्यू t नॉट पे, t नॉट कितना है 0, y नॉट 0 दिया है, dy अपॉन dt मतलब कि z की वैल्यू t नॉट पर यानी कि z नॉट 1 दिया है और t नॉट कितना है अपने पास 0। ये कंडीशन आ गई, ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गई। फोर्थ ऑर्डर रूंगे गुट्टा मेथड से हम लोग इन्हें सॉल्व करना चाहते हैं। फोर्थ ऑर्डर रूंगे गुट्टा मेथड फॉर simultaneous equations is given by, कैसे दिया जाता है? तो आप लोगों को देखो h बराबर हम लोग यहाँ क्या मान के चल रहे हैं, 0.05 ही मान रहे हैं, आप लोग भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फोर्थ ऑर्डर रूंगे गुट्टा मेथड से साइमल्टेनियस इक्वेशन थोड़ा सा लेंथी पड़ जाता है, तो ऐसा मान सकते हैं कि सिंगल स्टेप में अपना क्वेश्चन हो जाए। तो ये टी नॉट 0 दिया है, h बराबर मैं ये मान लेती हूँ, तो अपने पास t1 क्या आ जाएगा, ऐड करो दोनों को,
तो T1 आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करा तो वही 0.05, जिसपे की वैल्यू हमें चाहिए किसकी, किसकी वैल्यू चाहिए, y की चाहिए z की। क्वेश्चन किस में था, y में था, z तो अपनी मर्जी से माना, क्वेश्चन y में था ना, इसका मतलब हमें y 0.05 का वैल्यू निकालना है। ये मत भूल जाना, क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन करता हूँ ये मत भूल जाना कि z पे निकालना है कि वैल्यू y के लिए निकालना है, ठीक है। क्योंकि साइमल्टेनियस इक्वेशन जब हमने सॉल्व करना सीखी थी तो यहाँ पर y भी है और यहाँ पर z है, तो हम दोनों के लिए निकालते थे वैल्यू, लेकिन यहाँ हमें नहीं करना है, हमें सिर्फ y के लिए निकालना है, ठीक है। तो किस तरह से दिया जाता है, y1 इज इक्वल टू y0 प्लस 1/6, क्या था अपने पास k1 प्लस ट्वाइस ऑफ k2 प्लस ट्वाइस ऑफ k3 प्लस k4, यहां से आपके पास आ जाएगा y 0.05। अब ये कैसे निकलते हैं, क्या फॉर्मूले होते हैं, सब चीजें यहाँ पर आपको इनको निकालने के लिए साइमल्टेनियस इक्वेशन, मेरी बात सुनो पहले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार जाओ, वीडियो को पॉज करो, वहां आपको नीचे मिलेंगे जहाँ सारे लेक्चर्स दे रखे हैं, फोर्थ ऑर्डर होंगे गुट्टा मेथड फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन, इसके बगल में लेक्चर नंबर लिखा है, उसके नीचे लेक्चर का लिंक दिया है, वहां से देखो, मैंने पूरा बताया है, पूरा हमारा एक लेक्चर है इसके ऊपर, साइमल्टेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं इस मेथड से और फोर्थ ऑर्डर। आप लोग प्लीज वहां से देखिए और इसको सॉल्व करिए स्टूडेंट्स। सॉल्व करने के बाद आप लोगों को y 0.05 का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। जिस तरह से अभी हमने सेकंड ऑर्डर में L1 का वैल्यू निकाला था, ऐसे ही यहाँ भी वैल्यू चाहिए होंगे, है ना, L1 L2 L3 का। तो मैं आपको वैल्यू सारी बता देती हूँ, आप लोग कैलकुलेट खुद कीजिएगा, इनका वैल्यूज निकालना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से सीखिएगा, मैंने अभी बताया, ठीक है, और आंसर निकालिएगा, ठीक है। आप लोगों को वैल्यूज बता देती हूँ, आंसर बता देती हूँ, फिर ये सिखाते हैं अगर एग्जाम में ये आ जाता है तो कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर K1 K2 K3 K4 L1 L2 L3 L4 सभी के वैल्यूज मैंने बता दिए हैं। वैसे तो L4 का वैल्यू को कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, फिर भी मैंने आप लोग अगर कैलकुलेट करते हैं और चेक करने की कोशिश करेंगे तो वैल्यू इसलिए बता दी है, देख लीजिए, -0.092742 आ रहा है। तो ये वैल्यू रखी इधर, y0 का वैल्यू पता ही है, y1 यानी कि y 0.05 आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था, निकालना था आंसर। देखो अब यहाँ पर ये चीज आती है सीखने की एनालिटिक सॉल्यूशन के लिए, तो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, एक बार आप वीडियो पॉज करके प्लीज नोट कर लीजिए। तो उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया स्टूडेंट्स, मैं इसे रफ कर रही हूँ, ठीक है। इक्वेशन ये है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बीएससी में सीखी थी, कैसे सॉल्व करते थे, ए क्या होता है, ए यहां से क्या इक्वेशन बनेगी अपनी, एम स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी टी की जगह क्या रखना है, एम प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आता है ना। अरे इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते इस इक्वेशन को, यहां से y कॉमन निकालो, y कॉमन निकाला तो क्या बचेगा, d2 अपॉन dt स्क्वायर प्लस ट्वाइस dy dt प्लस 1, y कॉमन निकाल रखा है इज इक्वल टू 0। अब dy dt की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, m, तो dy dt की जगह m लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से m का वैल्यू निकालो, क्या आएगा, सिंपल सा इक्वेशन है यार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ से m का वैल्यू आ जाएगा -1, ठीक है। CF निकालिए, क्या हो जाएगा, दोनों रूट सेम है तो इसका मतलब C1 प्लस C2t, e की पावर क्या है, जो भी यहाँ लिखा है उसको लिखो, -1 है, मल्टीप्लाई में आ जाता है t, मतलब C1 प्लस C2 t e की पावर -t, ये आ गया अपने पास CF, ठीक है। राइट साइड में क्या है, 0, जब राइट साइड में 0 है तो इसका मतलब PI क्या हो जाएगा अपने पास 0, पर्टिकुलर ट्रिगल 0 आ गया, CF अपने पास आ चुका है। टोटल सॉल्यूशन कैसे दिया जाता है, y इज इक्वल टू CF प्लस PI, PI तो 0 है तो वही आ जाएगा C1 प्लस C2t e की पावर -t, ये आ गया अपने पास सॉल्यूशन। अब यहाँ से हमें कंपेयर कराना है,
हमारे पास वैल्यू कितनी आई थी अभी, इसका वैल्यू आया था अपने पास शायद 0.0475 है ना, कुछ ऐसे वैल्यू आया था। तो निकल जाएगी, टी की वैल्यू मैं यहाँ पे रख देती हूँ, वाई की वैल्यू आ जाएगी। अरे कैसे आ जाएगी, C1 C2 तो कांस्टेंट है, इनका क्या करें, आइडिया दिए है ना, इनकी हेल्प से निकालो C1 C2, क्या दिक्कत है। तो भैया फिर तो हमें dy अपॉन dt भी चाहिए, हाँ तो निकाल लो ना, कहाँ दिक्कत आ रही है, करो डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करते हैं फ्रेंड्स, तो अपने पास देखिए क्या आ जाएगा, dy अपॉन dt। तो दो फंक्शन है t के, पहले इसको लिख लेते हैं, c1 प्लस c2, t को रखा e की पावर माइनस टी का, e की पावर माइनस टी, और माइनस टी का माइनस ए, प्लस e की पावर माइनस टी को रखा, कांस्टेंट 0 हो जाएगा, t का 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा c2। ठीक है, अब कंडीशन लगाते हैं, तो y का वैल्यू 0, मेरे पास क्या है, t का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 है, और dy अपॉन dt का वैल्यू 1 है। चलो रखना है, स्टार्ट करते हैं। t का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 रखो, t का वैल्यू 0, ये टर्म तो पूरी गई, ठीक है, और y का वैल्यू भी 0 है, तो 0 इज इक्वल टू, ये टर्म तो पूरी गई, c1, e का पावर क्या आएगा 0, e का पावर 0 का मतलब 1, e की पावर माइनस 0 हो चाहे e की पावर 0 हो, वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, अरे इसको नीचे ले जाओ तो e की पावर 0 नीचे अब पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, और 1 अपॉन 1 1 हो जाएगा। ठीक है, छोटी सी चीज है, तो ये 1 हो गया, c1 यहाँ से 0 आ जाता है। चलो यहाँ से इस वाले से c2 निकालो, तो dy अपॉन dt की जगह 1 रखना है, इज इक्वल टू t की जगह अब 0 रखना है। ठीक है, इन दोनों का यूज कर रहे हैं, तो देखो c1 का वैल्यू तो पहले ही 0 है, तो ये तो पहले ही 0 हो जाता है। c2 t की जगह आप लोगों ने 0 रखना है, ठीक है, e का पावर कितना है 0, तो इसका मतलब e का पावर 0 का वैल्यू, e का पावर 0 का वैल्यू 1, मल्टीप्लाई में माइनस 1 है, इसे मत भूलना। ठीक है, ये वैसे पूरा टर्म 0 हो चुका है, कोई लेना देना है नहीं, t का पावर 0 का वैल्यू 1, और ये आ गया c2। अरे कुल मिला के यहाँ से c2 बराबर 1 आ जाता है, ये पूरा टर्म तो 0 होगा, c2 इंटू 1 c2 हो गया 1, c1 का वैल्यू 0, c2 का वैल्यू 1, यहाँ पे रखें तो हमारे पास y क्या आ जाएगा, c1 का 0 है तो c2 का 1 है, तो ये आ जाएगा t e का पावर माइनस टी। ये अपना है एनालिटिक सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर, ये क्या है अपना एनालिटिक सॉल्यूशन, एनालिटिक ANALYTIC सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहां से कंपेयर कर लेते हैं, तो t का वैल्यू किस पे निकालना है 0.05 पे, तो t बराबर 0.05 रखो, तो y 0.05 कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में नहीं है, फंक्शन है ना, सिंपल y का मतलब क्या है yt का फंक्शन है, yt, तो t का वैल्यू मैंने रख दिया, अरे इसका मतलब यही तो होता है, मल्टीप्लाई करना है कि yt का फंक्शन, तो 0.05 मल्टीप्लाई e का पावर माइनस 0.05। ठीक है, कैलकुलेटर आप लोगों के हाथ में ही है, तो y 0.05 का वैल्यू निकालो और देखो कितना आ रहा है। ठीक है, हमारे पास कितना आया था, जो अपन ने न्यूमेरिकली निकाला था, तो न्यूमेरिकली अपने पास आया था शायद 0.04756। चलो मैं लिख देती हूँ दोनों, तो देखिए न्यूमेरिकली हम लोगों ने निकाला था 0.04756, और अभी एनालिटिकल सॉल्यूशन आया है 0.0475614। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 डिजिट तक, डेसिमल के बाद 5 डिजिट तक हमारा आंसर न्यूमेरिकली सही आ रहा है। ये बहुत ही एक अच्छी बात है स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकली इतना सही आंसर आना। ठीक है, तो आप लोग कंपेयर करने क्या था ना, तो नीचे लिख दीजिएगा, hence we can see numerically solution, न्यूमेरिकल जो अपना सॉल्यूशन आया है is correct up to 5 डेसिमल, दशमलव के 5 स्थान तक हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है, करेक्ट आया है। आप लोग देख सकते हैं दोनों को कंपेयर करके।
तो स्टूडेंट्स यहाँ हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया। क्लियर? मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में 4 बताई थी ना, 3 तरह की इक्वेशन तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे एक तो ऐसी इक्वेशन दे दे और एक दे दे सिंगल वाली dy/dt वाली, तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो बस आप लोगों का यहाँ पूरा हो जाता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस में। तो अच्छा लगा आज का लेक्चर तो एक लाइक जरूर कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो कभी मत भूला करो, शेयर जरूर करा करो, ठीक है। थोड़ा सा देखो अप्रिशिएट करो, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज शेयर करो लोगों के साथ, लाइक करो, कमेंट जरूर करो, जो भी दिक्कत है दिक्कत नहीं है, अच्छा लगा बुरा लगा कमेंट के थ्रू बताओ। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय, टाटा, सी यू।